केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और हम आज आपके लिए लाए हैं सेट 2 2023 का है 347 सीबी। और इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है, ये आपके कोर्स से हटा दिया है। वैसे इसकी संरचना एफसीसी संरचना थी, फलक केंद्रित संरचना होती है। दूसरा है ख, एक का जो ख है वो भी आपके कोर्स से हटा दिया है। अब एक का ग है साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र है। तो साधारण ताप पर सल्फर का जो अणुसूत्र होता है, एक का ग साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र S8 होता है। खाद्य पदार्थों पैकेट में प्रयुक्त गैस है, ये ग है इसका कि खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस है। तो खाद्य पदार्थों के पैकेट में हमेशा नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला है विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता कप्पा, कप्पा का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, या इसे कह सकते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम पर मोल। ये दिया हुआ वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। देखिए एक तो दे रखा है इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl दे रखा है, एक दे रखा है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, एक दे रखा है यूरिया NH2CONH2 और एक दे रखा है आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3। आपको मालूम है वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो आपको मालूम है कि जितने भी आणविक यौगिक होते हैं सभी वैद्युत अपघट्य होते हैं। आप देखिए NaCl है, ये एक आणविक यौगिक है, ये Na+ और Cl- से बना हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट ये भी एक आणविक यौगिक है, प्लस और माइनस से बना हुआ है। नाइट्रिक अम्ल ये भी आणविक यौगिक है, H+ और NO3- से बना हुआ है। लेकिन अमोनिया जो यूरिया जो है, यूरिया क्या है? ये उपसहसंयोगी यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, अतः यह एक विद्युत अपघट्य नहीं है। अगला अब क्वेश्चन आ रहा है आपका 2। दूसरे क्वेश्चन का जो क और ख है ये भी आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का ग दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन का ग दिया हुआ है प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रतिपरासरण, पिछली वीडियो में पिछले जो सेट में मैंने आपको परासरण बताया था, उसमें परासरण पर क्वेश्चन आया था कि परासरण या परासरण दाब किसे कहते हैं। तो परासरण क्या थी कि यदि ये एक बर्तन है और इसमें हमने क्या कर दिया, ये पारगम्य अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी है। क्या लगा दी है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी है, इसमें एक अधिक सांद्रता का विलयन रख दिया है। ये अधिक सांद्रता का विलयन है और इसमें कम सांद्रता का विलयन है। ये जब इन दोनों विलयनों को हम अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग करते हैं तो इनकी एक खासियत होती है कि कम सांद्रता का जो ये विलयन है, कम सांद्रता का जो विलयन है, इसके कण अधिक सांद्रता की ओर बहने लगते हैं अपने आप। कम सांद्रता के विलयन अधिक सांद्रता की ओर बहने लगते हैं। इस क्रिया को हम परासरण की क्रिया कहते हैं। लेकिन हम क्या करें कि यहां पर हम दाब लगा दें। क्यों? विलयन के कण इधर ही तो जा रहे हैं। अब इधर दाब लगा दें तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि विलयन के कणों का जो संचरण है इधर से बंद हो जाएगा, इधर जाना दाब के कारण। उस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। लेकिन उस परासरण दाब से भी अधिक दाब अगर लगाया जाए तो विलयन के कण इधर से इधर आने लग जाएंगे, अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आने लग जाएंगे। विलयन के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आना ही प्रतिपरासरण कहलाता है। प्रतिपरासरण होता है परासरण का उल्टा। जब परासरण की क्रिया में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं तो प्रतिपरासरण क्या होगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलयन के कणों का जाना। तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर
अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर कणों का संचरण या जाना संचरण प्रतिपरासरण कहलाता है। प्रतिपरासरण या इसे कहते हैं प्रतिलोम परासरण भी कहते हैं, प्रतिपरासरण कहलाता है। समझ में आ गया? यानी पहले विलयन के कण किधर जा रहे थे? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही अधिक सांद्रता की ओर हमने दाब लगाया, परासरण दाब लगाया, परासरण दाब किसे कहते हैं? यह क्रिया बंद हो जाए, परासरण की क्रिया बंद हो जाए। लेकिन परासरण दाब से ज्यादा दाब लगाने पर कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है? प्रतिपरासरण कहलाता है। और इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है समुद्र के पानी को शुद्ध करने में। समुद्र के पानी को शुद्ध किया जाता है इसके द्वारा। आपको मालूम है समुद्र के पानी में बहुत सारे अशुद्ध कण पाए जाते हैं, और पानी किधर जाएगा? शुद्ध पानी जिसकी सांद्रता कम है वो अधिक सांद्रता वाले यानी समुद्र के पानी की ओर बहेगा। लेकिन जब इस पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाएगा तो जो समुद्री पानी है, अधिक सांद्रता वाला पानी है, वो शुद्ध पानी की ओर बहने लगेंगे उसके कण, और पानी क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो इसका प्रयोग समुद्र के पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 2 का घ, और 2 के घ में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रखा है बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। देखिए ये बेंजल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड पर जब HNO3 की क्रिया कराई जाती है तो जो NO2 है वो यहां पर जुड़ जाता है। देखिए ये हो गया CHO, यहां पर एक NO2 यहां जुड़ेगा, एक NO2 जुड़ेगा यहां पर, तो ये NO2 जा रहा है। इसने क्या पूछा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं वह ऋणावेशित आयन या कण जो नाभिक की ओर आकर्षित होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। अब बताइए इसमें नाभिक की ओर कौन आकर्षित हुआ? NO2 आया नहीं हुआ है? भाई यहां पर NO2 कहां पहुंचा है? यहां से हाइड्रोजन इसने हटाई है, यहां से और यहां से, और वहां स्वयं NO2 जुड़ गया है। तो नाइट्रोफिलिक क्या कौन हो गया इसमें? NO2 हो गया या नहीं हो गया? NO2 माइनस, ये नाइट्रोफिलिक हो गया, और इसका नाम है नाइट्रोसोनियम। इसका नाम क्या है? हाँ, और इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम आयन इसे कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोफिलिक कौन है? NO2। इसे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं N11O और यहां ऐसे भी हो सकता है। तो ये नाइट्रोनियम आयन है जो इलेक्ट्रोफाइल है। अगला दे रखा है एक डाइसैकेराइड का नाम और सूत्र। सेकंड दे रखा है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या कहते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन होने पर 2 मोनोसैकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डाइसैकेराइड कहलाते हैं। और एक डाइसैकेराइड है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज, और इसका सूत्र होता है C12H22O11। तो एक डाइसैकेराइड क्या है? सुक्रोज है, इसका सूत्र है C12H22O11। अब आता है 3 का क। अब क्वेश्चन आ रहा है 3 का क, और ये कह रहा है उप सह संयोजन यौगिक और द्विक लवण में अंतर। उप सह संयोजक संयोजन यौगिक, इसे हम संकर लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संकर लवण। संकर लवण, इसे हम संकर लवण भी कहते हैं, और इसे हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। ये एक ही बात है तीनों की। तो ये क्या होते हैं? वे यौगिक जो जलीय अपनी ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में भी स्थायी होते हैं, वो कहलाते हैं उपसह संयोजन यौगिक। यानी ठोस अवस्था में तो ये स्थायी होते ही होते हैं, लेकिन अगर इनको जल में घोल दिया जाए तो भी इनका स्थायित्व बना रहे, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं उपसह संयोजन यौगिक कहलाते हैं।
यानी वे यौगिक जो ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में भी स्थायी होते हैं उप सहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण दे देता हूं मैं, K4FeCN6, K3FeCl6, Na2COCN4। तो ये बहुत सारे जो उपसहसंयोजक यौगिक हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? संकल लवण भी कहलाते हैं, संकुल यौगिक भी कहलाते हैं। ये ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में भी स्थायी होते हैं। दूसरा होता है द्विक लवण। दूसरा क्या रखा है इसमें? द्विक लवण। इसी का द्विक लवण। द्विक लवण किसे कहते हैं? वे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं परंतु जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं। जलीय विलयन में इसका स्थायित्व तो नष्ट हो जाता है। क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। और क्या होता है इनका? K2SO4 Al2SO4 को होल थ्राइस 24H2O। ये पोटास एलम है, फिटकरी है। ये क्या है? एक द्विक लवण है। इसके बाद FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये भी क्या है? ये मोहल लवण है। इनका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट और इसका रासायनिक नाम क्या होगा? फेरस अमोनियम सल्फेट। ये सभी द्विक लवण है। यदि हम इनको पानी में घोलें, देखिए दोनों को देखिए, यदि हम इसको पानी में घोलते हैं तो ये K+SO4- और Al+++ में टूट जाते हैं। ये इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? K+ आयन प्राप्त हो रहे हैं, SO4- आयन प्राप्त हो रहे हैं और एल्युमिनियम धनायन प्राप्त हो रहे हैं। अब बताइए क्या इस विलयन को, इसके विलयन में ये जो आयन है इनको देख करके हम कह सकते हैं कि फिटकरी के आयन है? क्यों? क्या हम K2SO4 और Al2SO4 यानी कह सकते हैं पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट दोनों को अलग अलग घोल करके, अलग अलग पानी में घोल करके एक साथ मिला दें तो इन दोनों से भी तो पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन और एल्युमिनियम आयन प्राप्त होंगे? होंगे या नहीं होंगे? तो क्या इन आयनों को देख करके हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि ये फिटकरी के आयन है? भाई ये इन दोनों के आयन भी तो हो सकते हैं। लेकिन यदि हम इनको देखें, इनको पानी में घोलें तो ये K+ आयन और FeCN का होल 6 ये -4 आयन, ये आयन देंगे। क्या इनको देख करके हम नहीं कह सकते हैं कि ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड के आयन है? क्या इनसे नहीं कह सकते पोटेशियम फेरोसाइनाइड के आयन है देख करके? तो ये ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन में भी स्थायी होते हैं, लेकिन ये ठोस अवस्था में तो स्थायी है लेकिन जलीय विलयन में क्या है? अस्थायी होते हैं। तो ये उपसहसंयोजक यौगिक और ये द्विक लवण में अंतर होता है। आगे है अगला क्वेश्चन। अब 3 का ख देखते हैं। ये कह रहा है NiCN का होल 4, इस पर है -2 आवेश में Ni पर संकरण। क्या पूछ रहा है? संकरण पूछ रहा है। तो संकरण निकालना या हम कह सकते हैं कि VPT के आधार पर इसके गुणों की व्याख्या करना सेम है, क्योंकि गुणों की व्याख्या भी इसकी संकरण के द्वारा ही होगी। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, Ni निकेल है, निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? निकेल की ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आता है तो ऐसे निकाल लेते हैं, Ni+CN का होल 6 बराबर -2, यानी इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, बराबर करके ये आवेश को यहां रख देते हैं। अगर धनावेश हो तो धन चिन्ह और ऋण आवेश है तो ऋण चिन्ह के साथ। Ni की हमें ऑक्सीकरण संख्या याद करनी है, +CN पे -1 होता है और इसमें 6 का गुणा हो रहा है, बराबर -2। तो Ni -6 बराबर -2, तो Ni कितना होगा? -2 + 6 = हो जाएगा ये +4। तो निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +4 आ गई। हम लिख सकते हैं यहां Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई भैया? ये +4 आ गई। अब Ni का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? निकेल फीको नी की शक्ति फीको नी यानी 26, 27, 28। 28 का अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d हो जाता है 8। देखिए 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 20 28 हो गया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4, यानी इसने +4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन दान दे दिए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये यहां से देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसमें से, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 3d6 4s 0, ये 4s 0 हो गया, 3d कितना रह गया 6 रह गए, और 4p भी हो गया 0, इसमें 4p भी तो होगा। अब हम इन तीनों से काम करना पड़ेगा हमें। अब तीनों से काम करें तो हम यहां पर देखिए इनके कच्चक बनाए, डी में कितने कच्चक होते हैं 5, तो 3d है 6, एस में कितना होगा एक कच्चक होता है 4s 0, और इसमें कितना है 4p, ये भी 0 है। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर लिगेंड कौन सा है, लिगेंड कौन है, लिगेंड है Cn, और Cn होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड। Cn कौन होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। जब Cn प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का युग्मन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेंगे तो हमारे पास जो कच्चक हैं वो कैसे होंगे, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये तो हो गए 3d6, ये हो गया 4s 0, और ये 4p 0। अब आप देखिए कि यहां पर इस निकिल को कितने कच्चकों की आवश्यकता है, 4 कच्चकों की आवश्यकता है। तो 4 कच्चक इसके पास खाली कौन कौन से हैं, मैं दूसरे पेन से टिक लाता हूं, 4 कच्चक खाली कौन कौन से, देखो 1 2 3 4, ये चारों कच्चक खाली हो जाएंगे इसके कि नहीं होंगे बताइए। Cn से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इस निकल के ये चारों कच्चक खाली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो इन कच्चकों में कौन कौन से कच्चक भाग ले रहे हैं, देखिए डी के तो 2 कच्चक भाग ले रहे हैं, तो D2, एस का 1 कच्चक भाग रहा है एस, और पी का 1 कच्चक भाग रहा है पी, तो संकरण क्या हो जाएगा, यही संकरण होता है D2sp, ये संकरण हो जाएगा। तो निकल पर कौन सा संकरण होगा, D2sp संकरण हो जाएगा। यदि आप ये संकरण निकालना या बीपीटी के द्वारा इनकी गुणों की व्याख्या करना, किसकी, इन यौगिकों की, उपसे सही यौगिकों के गुणों की व्याख्या करना यदि आप नहीं जानते हो तो मैंने इस पूरे चैप्टर की अच्छी तरह से व्याख्या करके प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी सरल तरीके से इनके गुणों की व्याख्या करना आपको बताया, वहां जाकर के आप इनके गुणों की व्याख्या करना सीख सकते हो वीबीटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र लिखिए। तो यह क्वेश्चन दिया है प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का, वो कीजिए, ये ग है। आपको मालूम है प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए सूत्र होता है K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 पे घात A अपॉन A माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब आपको यहां A क्या है, माना प्रारंभिक मात्रा बराबर A हो गई। अब वो कह रहा है अर्धायुकाल की गणना करना, तो अर्धायुकाल क्या कहते हैं कि वह समय जिस पर कोई अभिकारक अपनी पहली प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए। तो अर्धायुकाल के लिए इसकी मात्रा, अभिकृत मात्रा कितनी हो जाएगी, अभिकृत मात्रा कितनी होगी बताइए, अभिकृत मात्रा, क्योंकि अर्धायुकाल की गणना करनी है। इसका मतलब क्या है, इसने आधी मात्रा रासायनिक विक्रिया में भाग ले चुकी है, उसकी आधी मात्रा शेष रह गई है, आधी मात्रा रासायनिक विक्रिया में इसने भाग ले लिया है। तो अभिकृत मात्रा कितनी है बताइए, A/2 होगा या नहीं होगा, अभिकृत मात्रा कहते हैं आधी मात्रा, A/2 हो गया। तो शेष मात्रा कितनी होगी, यानी अभिकृत मात्रा हम S लिख सकते हैं इसे, तो शेष मात्रा कितनी होगी, शेष मात्रा हो जाएगी A माइनस एक्स, सॉरी A माइनस एक्स क्या हो जाएगा, A माइनस A/2 इक्वल टू A/2 रह गया। अब इस सूत्र में इनके मान को रख दीजिए, K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, यहां मान रखो K बराबर 2.303, अब T कितना अर्धायुकाल है तो T 1/2 लिख दिया हमने, log 10 पे घात प्रारंभ मात्रा कितनी थी इसमें A, अभिकृत मात्रा कितनी है A/2 है, शेष मात्रा A से कट जाएगा, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन T 1/2 log 10 की पावर 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, log 2 का मान K बराबर 2.303 T 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, log 2 का मान 1.414 होता है,
अब 1.414 होता है। अब यहां लिख कर देता हूं मैं, ये इसको यहां ले जाऊं, इसको यहां ले जाऊं, क्या हो जाएगा T1/2 इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो गुणा आता है 0.691। मैंने ये गुणा कर लिया, आप कर सकते हो, और यहाँ के आ जाएगा। ये हो गया अर्धायुकाल का सूत्र, प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का ये फॉर्मूला हो गया। इसमें क्या किया हमने, ये सूत्र होता है प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए, ये वेग स्थिरांक का सूत्र होता है, किसका, अभिक्रिया के वेग के स्थिरांक का सूत्र है ये। अब बताइए, प्रारंभ मात्रा हमने ए मान ली, अविकत मात्रा कितनी होगी, अर्धायुकाल कह रहा है, तो अर्धायुकाल में किसे कहते हैं अर्धायुकाल, वह समय जिस पर किसी अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा का आधा अविकृत हो जाए। तो अब अर्धायुकाल कह रहा है तो आधी मात्रा अविकृत होगी या नहीं होगी, A/2। शेष मात्रा कितनी होगी, ये पहली मात्रा थी हमारी प्रारंभ के, और इसमें से अविकृत मात्रा घटा दी है यानी -x, तो x का मान हमारा क्या A/2 है, तो A/2 रह जाएगा, नहीं रहेगा, 2 × 2, 2 में से 1 गए तो ये बचे बटे 2। अब ये सूत्र जो मैंने दिया था इसमें ये मान रख दीजिए, k की जगह पे, ये अपनी जगह पे, t का मान 1/2 log 10। अब a की जगह पे तो ये प्रारंभिक मात्रा देखो a -x जगह पे A/2 रख दिया। अब a से कट गया, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 10⁻2 हो गया, 10⁻2 यानी log 2 का मान 1.414 होता है। इन दोनों का गुणा कीजिए तो 0.691 आ जाता है। अब ये यहां और ये यहां जा सकता है, मान आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका K4FeCN6। घ 3 का घ क्या है, K4FeCN6। इसमें कह रहा है Fe की ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या। Fe की क्या पूछ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है और समन्वय संख्या पूछ रहा है। देखिए ऑक्सीकरण संख्या, समन्वय संख्या ये होती है लिगेंडों, एक दंतो लिगेंडों की जो संख्या होती है वो उसकी समन्वय संख्या होती है। तो Fe की समन्वय संख्या तो 6 होगी, समन्वय संख्या कितनी होगी, ये 6 हो जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना है तो K4 + Fe + CN6 इक्वल टू, इस पर कोई आवेश नहीं है तो 0। इसको क्या लिख सकते हैं हम, K का 1 होता है तो 1 × 4 + Fe + CN का -1 होता है इंटू 6 बराबर 0। 4 + Fe -6 बराबर 0। तो ये माइनस के 6 प्लस के 4 है तो Fe -2 बराबर 0। तो Fe बराबर इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये आ गई ऑक्सीकरण संख्या। समन्वय संख्या हो गई 6, ऑक्सीकरण संख्या हो गई 2। समन्वय संख्या होती है CMA को दान देने वाले एक दंतो लिगेंडों की संख्या। एक दंतो लिगेंड, ये CN एक दंतो लिगेंड है और इसकी संख्या कितनी है 6, तो समन्वय संख्या 6 हो गई। और ऑक्सीकरण संख्या तो हम टोटल निकाल ही लेते हैं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।